अच्छा जी, हम लोगों ने हमारा IAS 12 स्टार्ट किया था, दैट इज़ इनकम टैक्स। और उसके अंदर हम लोगों ने कल की क्लास तक अपना करंट टैक्स के बारे में पढ़ लिया था कि करंट टैक्स होता क्या है, करंट टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट से करंट टैक्स की तरफ, टैक्सेबल प्रॉफिट की तरफ कैसे जाते हैं, और अगर पिछले साल का कोई ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट आ रहा हो तो हमने उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, उसके जनरल एंट्रीज, उसके लेजर और उसके प्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देख ली थी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डेफर्ड टैक्स, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ टैक्स। देखिए, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में एक बेसिक सा फ़र्क हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि करंट टैक्स होता है इस साल का जितना आपका टैक्स बन रहा है, जो आपने इसी साल में एक्रू होगा और आपने इसी साल में पे कर देना होगा। जबकि डेफर्ड टैक्स वो चीज़ है जो आपने फ्यूचर में जाके पे करना होगा, फ्यूचर में जाके एक्रू होगा और फ्यूचर में ही जाके आपने पे करना होगा। ठीक है, उसके अलावा हमने एक बात की थी कि अगर कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको टैक्स वाले मानते हैं और अकाउंटिंग वाले नहीं मानते, और जिनको टैक्स वाले नहीं मानते और अकाउंटिंग वाले मानते हैं, मतलब डिफरेंसेस हैं किस में, टैक्स में और IFRS में। अगर तो वो डिफरेंसेस फॉर द ईयर हैं तो हमने कहा था कि वो फॉर द ईयर डिफरेंसेस, जो फॉर द ईयर उसी साल में डिफरेंसेस अकर हुए और उसी साल में रिजॉल्व हो गए, उन डिफरेंसेस को हम लोग कहा करते थे कि ये हमारे पास करंट टैक्स का हिस्सा बनेगा। जैसे कि फाइनेंस कॉस्ट की हम बात करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट को IFRS जो है वो एक्सपेंस मानता है और टैक्स वाले फाइनेंस कॉस्ट को एक्सपेंस नहीं मानते। ठीक है, तो वो इसी साल एक्रू हुआ होगा फाइनेंस कॉस्ट और इसी साल वो मसला रिजॉल्व हो चुका होगा, तो हम इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, हमारे करंट टैक्स में। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मसले हैं, ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जो इस साल एक्रू हुए या कभी भी एक्रू हुए और इन फ्यूचर जाके वो 2, 3, 4, 5 सालों में, यानी कि किसी भी टाइम पे जाके उन्होंने सॉर्ट आउट हो जाना है, लेकिन करंट ईयर में वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, हम उसको क्या मान लेंगे, वो हमारा है टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, आगे चलकर हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जिसको कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि टैक्स वाले जो है वो इनका डिफरेंस खत्म हो सके, टैक्स और IFRS का। मिसाल के तौर पर लीज्ड एसेट, अब लीज्ड एसेट के ऊपर लीज्ड एसेट को वो मानता ही नहीं है, लीज्ड एसेट को टैक्स वाले जो हैं वो नहीं मानते, लेकिन IFRS वाले क्या मानते हैं, एसेट मानते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सारा कुछ उसका देखते हैं, ऐसे ही है। लेकिन लीज्ड एसेट को, राइट ऑफ यूज को टैक्स वाले नहीं मानते, तो ये इनका ऐसा डिफरेंस है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इसको क्या कहते हैं, परमानेंट डिफरेंस। तो डेफर्ड टैक्स हकीकत में अराइज कब होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। डेफर्ड टैक्स हकीकत में अराइज होता है, एक चीज होती है कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू, ये क्या चीज है जी, कैरिंग वैल्यू? हम कहते हैं जनाब अमाउंट ऑफ एसेट एज पर IFRS। IFRS के हिसाब से एसेट की कितनी वैल्यू है, कितनी अमाउंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरिंग वैल्यू। ठीक है, एक चीज है टैक्स बेस। टैक्स बेस क्या चीज होती है जी, हम कहते हैं जनाब अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी, यहां पे एसेट के साथ आप लायबिलिटी भी लिख लें, अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है जी, वो आपके पास क्या कहलाता है, टैक्स बेस। ओके, हमने लास्ट क्लास में एक हमने एग्जांपल की थी जिसमें उसने बताया हुआ था कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को वो अलाउड नहीं करता, टैक्स डेप्रिसिएशन को वो अलाउ कर देता है। टैक्स डेप्रिसिएशन के अपने परसेंटेजेस हैं, अपने रूल्स हैं। तो जब किसी एसेट को, कोई फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल मशीनरी, जिसके ऊपर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी 20%, ठीक है, कितने परसेंट, 20% चार्ज हुई होगी, तो उसकी जो कैरिंग वैल्यू रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, सिर्फ 80%। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर जितनी थी, एट द एंड ऑफ ईयर कितनी रह जाएगी, 80% रह जाएगी। ओके, अच्छा, अब उसकी टैक्स डेप्रिसिएशन लेट्स सपोज वो थी 10%, तो उसकी टैक्स बेस कितनी रह जाएगी, 90% रह जाएगी।
ऐसा ही है, सिंपल सी बात है ना। अब इनमें जो टेम्परेरी डिफरेंस है, कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के बराबर नहीं है। अभी ये स्टार्टिंग में कैरिंग वैल्यू IFRS के हिसाब से ज्यादा एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं, वो 20% एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं, हम 10% अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम आएगा फिर जब ये एक्सपेंस चार्ज करना बंद कर देंगे और हम एक्सपेंस चार्ज करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली ये मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी डिफरेंस। ओके, अच्छा, अगर लेट सपोज कैरिंग वैल्यू भी 10%, यानी कि अकाउंटिंग वाले भी 10% चार्ज कर रहे होते, तो इनकी कैरिंग वैल्यू कितनी आती? 90% आती। टैक्स वाले भी 10% चार्ज करते, तो टैक्स बेस कितना आता? 90% आता। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे टेम्परेरी डिफरेंस जो है वो क्या है? 0 है। तो जब टेम्परेरी डिफरेंस 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बात अभी पे ख़त्म हो गई, फ्यूचर में तो बात पहुंची नहीं। तो जब फ्यूचर पे बात नहीं पहुंची तो हम क्या कहेंगे? क्या डेफर्ड टैक्स होगा? क्योंकि डेफर्ड टैक्स कब होता है? डेफर्ड टैक्स होता ही तब है कि जब आपके पास टेम्परेरी डिफरेंस अवेलेबल हो, कि आज वो डिफरेंस खत्म नहीं हुआ, फ्यूचर में जाके खत्म होगा, तो उस टाइम पे जाके हम टैक्स जो है वो देख लेंगे, टैक्स के अमाउंट को हमने क्या करना है। अगर टेम्परेरी डिफरेंस ही नहीं आ रहा, अकाउंटिंग वाले जो कह रहे हैं वही टैक्स वाले भी मान रहे हैं, टेम्परेरी डिफरेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि जनाब जब टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है तो फ्यूचर में जाके इनके मसले यानी कि प्रेजेंट में सॉल्व हो गए, तो फ्यूचर की तो बात ही नहीं हम लोग करेंगे। तो जब फ्यूचर की बात नहीं करेंगे तो आपके पास डेफर्ड टैक्स भी नहीं निकलेगा। तो बात बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि डेफर्ड टैक्स जो है वो कब आपके पास निकलेगा या कब अराइज होता है। हम कहते हैं कि जनाब अगर तो कैरिंग वैल्यू बराबर है टैक्स बेस के, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? नो टेम्परेरी डिफरेंस, जिसका मतलब क्या होगा? नो डेफर्ड टैक्स। ओके, और अगर कैरिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू टैक्स बेस, जिसका मतलब क्या है? देयर इज टेम्परेरी डिफरेंस, और उसके रिजल्ट में क्या होगा? डेफर्ड टैक्स आएगा। गॉट इट? अच्छा, अब हमारे पास डेफर्ड टैक्स या तो एसेट हो सकता है या फिर हमारे पास डेफर्ड टैक्स जो है वो लायबिलिटी हो सकती है। एसेट का मतलब क्या होता है कि डेफर्ड टैक्स जो है वो फ्यूचर में जाके हमें बेनिफिट देगा। हमें क्या करेगा? फ्यूचर में जाके बेनिफिट देगा। कैसे बेनिफिट देगा? फ्यूचर में जाके हमारी लायबिलिटी कम कर देगा। उसको हम लोग क्या मान लेंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट। एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जिसका मतलब क्या? फ्यूचर में जाके हमारे लिए परेशानी का बाइस बनेगा। कैसे परेशानी का बाइस बनेगा? जितनी लायबिलिटी बन रही है उसमें मजीद बढ़ा देगा लायबिलिटी, तो हम उसको क्या मान लेंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स एसेट कब होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब होता है, ये अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम सीखते हैं कि अगर एसेट्स हैं, या तो आपके पास एसेट होगा या लायबिलिटी होगी बैलेंस शीट के अंदर, ऐसे ही है ना। तो डेफर्ड टैक्स का ताल्लुक जो है वो आने वाले सालों के साथ है, वो प्रेजेंट के साथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेफर्ड टैक्स का जो ताल्लुक है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम्स के साथ है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर दो मेन चीजें हैं, दैट इज एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, तो हम कहते हैं जनाब एसेट के केस में डेफर्ड टैक्स का क्या इंस्टांस है, क्या रूल होगा, और लायबिलिटी के केस में डेफर्ड टैक्स का क्या इंस्टांस है, क्या रूल होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि अगर आपके पास एसेट्स मौजूद हैं, डेफर्ड टैक्स इन केस ऑफ एसेट। डेफर्ड टैक्स इन केस ऑफ एसेट। देखिए बेटा, अब एसेट्स का मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो उसका इनफ्लो होगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का क्या मतलब है कि जितनी आपने एसेट के ऊपर खर्चा किया है वो आपको रिकवर हो जाए। अब रिकवर कैसे हो सकता है? दो तरीके से रिकवर हो सकता है, या तो एसेट को बेच के पैसे मिल जाए या फिर उसको यूज करके पैसे मिल जाए। ऐसे ही है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं
तो हम क्या मान लेंगे कि ये एसेट आपने रिकॉर्ड कर लिया, एसेट आपको मिल गया। और अगर लेट सपोज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको फ्यूचर में नहीं मिल रहे तो क्या हम उसको एसेट मानेंगे? हम उसको एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है कि जिसको आप कहते हैं कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलेंगे और वो टैक्सेबल भी फ्यूचर में ही जाके होंगे, जैसे जैसे बेनिफिट मिलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएंगे? टैक्सेबल होते जाएंगे। ठीक है। एक ये सिचुएशन बनेगी एसेट के अंदर, और एक सिचुएशन हमारे पास ऐसी बनेगी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो होंगे पहले ही साल सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे, बाद में फ्यूचर में वो टैक्सेबल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक एसेट, आपने एक मशीनरी परचेज कर ली, उस मशीनरी का फ़ायदा आपको कब मिलेगा? हम कहते हैं जी उस मशीनरी का फ़ायदा जब आपने परचेज़ की, आपने उसी टाइम सारी की सारी उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है। आप उसको हर साल पे नहीं लेके गए, आपने ये नहीं कहा जनाब इस साल इतनी कॉस्ट आ गई, इस साल इतनी कॉस्ट आ गई, इस साल इतनी कॉस्ट आ गई। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एडवांस पेमेंट की, ठीक है, हम बात करते हैं लेट सपोज हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर की हम बात कर लेते हैं, या हमारी ऐसी एडवांस पेमेंट की बात कर लेते हैं जैसे लाइसेंस वगैरह है। अब उस लाइसेंस को हम 5 साल तक उसको लेट सपोज हम उसको लेके जाएंगे कि हम 5 साल में इसकी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं कि इतनी अमाउंट जो है वो इस साल आ जाएगी, इतनी अमाउंट जो है वो अगले साल आ जाएगी, इतनी अमाउंट उससे अगले साल आ जाएगी। मतलब उसकी कॉस्ट को हम एक ही साल में अकाउंट फॉर नहीं करते, बल्कि हम उसको 5 सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब जैसे जैसे बेनिफिट मिलेगा वैसे वैसे वो टैक्सेबल होता जाएगा। समझ रहे बात को? तो कुछ बाज़-औक़ात हमें कुछ ऐसे एसेट होंगे जिनका फ्यूचर जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो टैक्सेबल होगा इन फ्यूचर, और बाज़-औक़ात कुछ ऐसे एसेट होंगे जिनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल भी हम अभी देखेंगे। तो हम कहते हैं जनाब अगर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में टैक्सेबल है, इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल इन फ्यूचर, तो इसकी जो टैक्स बेस होगी, टैक्स बेस को अभी हम अंडरस्टैंड जो कर रहे हैं, अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं टैक्स बेस को। ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स इन केस ऑफ एसेट के अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे डेफर्ड टैक्स कैसे निकलता है जब कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के बराबर ना हो। ठीक है। कैरिंग वैल्यू तो उसने बताई होगी अकाउंटेंट ने, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाल रहे होंगे। अभी हम टैक्स बेस की जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब अगर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल इन फ्यूचर है तो जो उसकी टैक्स बेस है, यानी कि टैक्स वालों के लिहाज से जो अमाउंट आपके पास आनी चाहिए, टैक्स बेस जो है वो दैट इज फ्यूचर डिडक्शंस फॉर टैक्स पर्पस, फ्यूचर डिडक्शंस फॉर टैक्स पर्पस। मिसाल के तौर पर अभी हमने एक एग्जांपल दी, हमने कहा जी कि आपके पास एक लाइसेंस है जिसको आपने 5 साल में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी अमाउंट को, ऐसे ही है। अच्छा, अब लाइसेंस खरीदने में तो आपकी कोई ना कोई कॉस्ट आई होगी, ऐसा ही है। अब लाइसेंस से जितने आप इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहे होंगे, यानी कि जितने भी आपने काम किए होंगे, जितने भी आपने ट्रांजैक्शन उस लाइसेंस की बेस पे की होंगी, दैट वुड बी योर रेवेन्यू। रेवेन्यू होगा ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक असले का लाइसेंस है, वेपन्स डीलर का हमारे पास लाइसेंस है, डीलरशिप। ये लेट सपोज 5 साल बाद हम रिन्यू करवाते हैं और 5 साल बाद हम इसका 1 लाख रुपए पे करते हैं। ठीक है। अब इन 5 साल के का मतलब है हर साल ईयरली हम कितना इसको चार्ज करवाते हैं, 20,000 रुपये। ठीक है। अब ये 20,000 रुपये इसकी क्या बनेगी, कॉस्ट बनेगी जो हम इंकर कर रहे हैं। ठीक है। अब इस बेस पे हम पूरे साल, इस 20,000 की बेस पे हम पूरे साल जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं दैट इज लेट सपोज कोई 10 लाख। अब इसके ऊपर हमारे एक्सपेंसेस भी होंगे, सारा कुछ होगा, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट, जो टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, लेट सपोज दैट इज 1 लाख। लेट्स अज्यूम टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 लाख। अब इस 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है, ये
अगर आने वाले सालों में हर साल में हमारा इतना प्रॉफिट निकलेगा तो हम हर साल इसके ऊपर क्या करेंगे, टैक्स लगाते जाएंगे। जैसे जैसे बेनिफिट मिलता जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, इसके ऊपर टैक्स लगाते जाएंगे। अब 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हमने कितनी कॉस्ट इंकर की हुई है, हमने जनाब 20,000 रुपए की कॉस्ट इंकर की हुई है। ठीक है, तो फ्यूचर में जो डिडक्शंस होनी है हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट में से या हमारे टैक्स में से, वो कितनी डिडक्शन होनी है, 20,000 की। कि जनाब ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, इसको जनरेट करने के लिए आपने कितना खर्चा किया, आपने 20,000 रुपए का खर्चा किया। सर लेकिन वो तो जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें से ऑलरेडी लेस नहीं कर चुके होंगे हम। ये टैक्सेबल प्रॉफिट की, ये तो हमारा कैपिटलाइज हम करते हैं ना इसको, ये तो टैक्स बेस इसकी निकलेगी ना, हम कैपिटलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। हम देखिए एक चीज़ है आप उसको एक्सपेंस आउट करते हैं, हम इसको एक्सपेंस आउट नहीं कर रहे, हम इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं कि हमने अपना उसको एसेट बनाया हुआ है और हम कहते हैं जी आने वाले सालों में इतना जो है वो हर साल 20-20 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा होता रहेगा। ठीक है, हम इसको 20-20 हज़ार रुपये हर साल हम इसको चार्ज करवा रहे हैं। अच्छा, अब 1 लाख रुपये में से 20,000 रुपये आपने इस साल चार्ज करवा दिए, रिमेनिंग आपके पास कितने रह गए, आपने कहा जी रिमेनिंग इसमें से 80,000 रुपये रह गए। अब ये 80,000 रुपये फ्यूचर में जाके क्या होंगे, आने वाले प्रॉफिट्स, आने वाले रेवेन्यू में से क्या होंगे, ये माइनस होंगे। ओके, इस साल हमने क्या किया, लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, 20,000 रुपये की कॉस्ट आ गई, हमने कहा जी दैट्स इट, ये इसी साल का मामला था, इसी साल खत्म हो गया। अब आने वाले साल में क्या होगा, 1 लाख रुपए में से 20,000 निकल के बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, 80,000 रुपये। ये 80,000 रुपये वो हैं जो आने वाले फ्यूचर में माइनस होंगे। ठीक है, इसी से हम इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर रहे होंगे और इसी से जनाब हमारा जो है वो हमारी कॉस्ट के तौर पर हम उसमें से माइनस भी करवा रहे होंगे, लेकिन किस अमाउंट को, 80,000 वाली अमाउंट को। तो हम कहते हैं कि जनाब टैक्स बेस किसके बराबर होगा, फ्यूचर डिडक्शंस फॉर टैक्स पर्पसेस, कि जितने भी आपने टैक्स पर्पस के लिए जितने भी आपने फ्यूचर डिडक्शंस करनी है वो सारी की सारी अमाउंट आपके पास क्या बन जाएगी, टैक्स बेस। तो हमारे इस लाइसेंस की जो टैक्स बेस बनेगी वो कौन सी अमाउंट बनेगी, वो हमारे पास बनेगी 80,000 रुपये, कि 20,000 तो हमने इसी साल चार्ज करवा दिए, फ्यूचर डिडक्शन जो हमारी होंगी वो कितनी होंगी, 80,000 रुपये की, इस 1 लाख रुपए के एसेट में से 80,000 रुपये की। ठीक है, ये हमारी फ्यूचर डिडक्शंस होंगी। तो हम क्या मान लेंगे कि हमारी टैक्स बेस कितनी होगी, 80,000 रुपये होगी। गॉट इट, यहाँ तक के मसले मसाइल। अभी हम छोटी सी एग्जाम्पल भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जी यही बिल्कुल सेम। ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए देखना पड़ेगा कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो टैक्सेबल अगर हैं तो, ठीक है, फ्यूचर में, और अगर फ्यूचर में टैक्सेबल ही नहीं है फिर टैक्स बेस किसके बराबर होगी, फिर टैक्स बेस हमारी कैरिंग वैल्यू के बराबर होगी। क्योंकि डिफरेंस नहीं है ना। अच्छा जी, हम कहते हैं जी अगर तो कैपिटल अलाउंस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन, दैट इज कैपिटल अलाउंस। अच्छा जी, अब अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर, अगर ये फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं है, एक चीज है जो आपने उसी साल अक्रू हुई, आपने उसी साल इसको रिकॉर्ड किया, उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेंगे तो सही क्योंकि एसेट है, लेकिन आप फ्यूचर में उनको टैक्सेबल करार नहीं दोगे, आपने उसी साल उसको टैक्सेबल करार दे दिया होगा। ठीक है, अब IFRS वाले भी यही काम करेंगे, आप भी यही काम करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जनाब इसके रिजल्ट में जो टैक्स बेस निकलेगी वो किसके बराबर होगी, वो कैरिंग वैल्यू के बराबर होगी। जितनी हमारी कैरिंग वैल्यू होगी उतनी हमारी वो जो है वो टैक्स बेस होगी। ओके, अभी हम छोटी सी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल्स के अंदर आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स हैं, इनके हम लोग देख लेते हैं कि जनाब कितनी कितनी एग्जांपल्स हैं। तो देखिएगा ज़रा, दिस इज पेज नंबर 356 और एग्जांपल नंबर 4 जनाब हम पढ़ने जा रहे हैं जी। 5 आपके पास सिनेरियोज हैं, 5 डिफरेंट सिनेरियोज का आपने एनालिसिस करके बताना है कि इसकी टैक्स बेस क्या होनी चाहिए। सबके सामने है, दिस इज पेज नंबर 356। हाँ जी बेटा, ओके जी। तो देखिए जनाब कहता है जी कैलकुलेट टैक्स बेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स सेपरेटली।
एसेट के लिए क्या रूल है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ये तो एसेट के डेफिनेशन का पार्ट है। अगर वो फ्यूचर टैक्सेबल हुआ तो टैक्स बेस इज इक्वल टू फ्यूचर डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पसेस, और अगर ना हुआ तो टैक्स बेस इक्वल्स टू कैरिंग वैल्यू। तो जहां पे जनाब देखिए, अ मशीन कॉस्टिंग ₹100 for tax and accounting purposes, depreciation of ₹30 has already been deducted in the current and prior periods, and the remaining cost will be deductible for tax purposes in future period। क्या उसने कहा जी, मशीनरी कितने की है? उसने कहा जनाब मशीन जो है वो उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹100। कहता जी इसमें से टैक्स एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो हम माइनस करवा चुके हैं, कितनी, 30, पिछले साल की भी और इस सालों की भी, टोटल यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 30, ठीक है। और कहता है जनाब इनका जो रिमेनिंग कॉस्ट है, अब रिमेनिंग कॉस्ट आपके पास कितनी रह गई, 70। कहता है जी ये सारी की सारी फ्यूचर में डिडक्टेबल है फॉर टैक्स पर्पसेस। तो फ्यूचर में सारी की सारी डिडक्टेबल, हमने क्या पढ़ा था कि अगर टैक्सेबल इन फ्यूचर हुआ कि इसका जो बेनिफिट है जो आपके पास टैक्सेबल इन फ्यूचर हुआ, इसका जो बेनिफिट हमें जो मिल रहा होगा वो टैक्सेबल इन फ्यूचर, उसने खुद ही आपको बता दिया, ठीक है। उसमें जो डिडक्शन होगी, जो फ्यूचर में जाकर डिडक्शन होंगी टैक्स पर्पसेस के लिए, वही हमारी क्या बन जाएगी, टैक्स बेस बन जाएगी। तो इस केस में उसने क्या कहा कि ये जो ₹70 है ये हकीकत में क्या है, ये फ्यूचर में डिडक्टेबल है फॉर टैक्स पर्पसेस। तो हमारी टैक्स बेस क्या निकलेगी, 70 ही हमारी टैक्स बेस निकलेगी कि जितनी अमाउंट आपकी फ्यूचर में डिडक्टेबल है फॉर टैक्स पर्पस वही हमारी टैक्स बेस होगी। इस केस में क्योंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी वही है तो कैरिंग अमाउंट भी 70, लेकिन हम कैरिंग अमाउंट की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट टैक्स बेस की बात कर रहे हैं। ओके, यहां तक के मसले मसाइल ऑल क्लियर। अब अगला देखिए जनाब, कहता है जी इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। इंटरेस्ट रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 100 है। द रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। और कहता है जी जनाब इसका जो रिलेटेड बेनिफिट है वो ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, इसको टैक्स लॉसेस के हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। मतलब फ्यूचर में कोई अमाउंट टैक्सेबल डिडक्शन होगी, हमने कहा जी फ्यूचर में कोई अमाउंट टैक्सेबल डिडक्शन नहीं होगी। क्योंकि देखिए आप इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट जनरेट करने में आपकी क्या कॉस्ट लग रही है, आपका कोई खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट जनरेट करने में, आपने तो इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगी, खर्चा तो कोई नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो फ्यूचर में जाके उसने कहा जनाब जितना भी उसका टैक्सेबल बेनिफिट था वो हमने क्या कर लिया, उसको अकाउंट फॉर कर लिया हुआ है, ठीक है, हमने उसको क्या कर लिया, अकाउंट फॉर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा वैसे वैसे तो हम कहते हैं जनाब इसको आप कंसीडर करते जाएं, लेकिन उसी के साथ साथ जो आपकी डिडक्शंस हैं, देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहां पे देता हूं। आपने एक इन्वेस्टमेंट की 100 रुपए की 10% इंटरेस्ट रेट पे। अब इन्वेस्टमेंट आपने की लेट्स सपोज 5 सालों के लिए, तो पहले साल आपको कितने पैसे मिलेंगे, 10 रुपये। दूसरे साल आपको कितने पैसे मिलेंगे, 10 रुपये। तीसरे साल 10, चौथे साल, 5वें साल 10-10 रुपये आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर आपको इतना बेनिफिट इंटरेस्ट आपको इतना रिसीव होता रहेगा। हम कहते हैं जी पहले साल आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया और आपने इसके जो टैक्सेबल जितने भी बेनिफिट्स थे आपने उनको अकाउंट फॉर कर लिया, दैट्स फाइन। आने वाले वक्तों में कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, हर साल 10-10 रुपये आपको ये इनफ्लो होगा, और जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा वैसे वैसे आप इसको क्या करते जाओगे, टैक्सेबल करते जाओगे, अपने टैक्सेबल प्रॉफिट का हिस्सा बनाते जाओगे इंटरेस्ट रिसीव को, ठीक है। इस टैक्सेबल प्रॉफिट का जब आप हिस्सा बनाते रहोगे हर आने वाले साल में, तो हमने क्या कहा था, इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, आर टैक्सेबल इन फ्यूचर। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से इंटरेस्ट मिलने वाली अमाउंट जो है वो फ्यूचर में जैसे जैसे अमाउंट मिलती जाएगी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, टैक्सेबल होती जाएगी। तो इस टैक्सेबिलिटी के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि हमारी टैक्स बेस किसके बराबर है, फ्यूचर डिडक्शंस फॉर टैक्स पर्पस। और फ्यूचर डिडक्शन हमारे पास क्या हुआ करती थी, वो तमाम कॉस्ट जो इनकम को जनरेट करने के लिए हम इंकर करते हैं। अब मुझे बताइए कि ये इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए आपने कोई कॉस्ट इंकर की है,
तो हमारा जब हमने कॉस्ट इनकर नहीं की तो हमारी जो टैक्स बेस है वो क्या होनी चाहिए, टैक्स बेस क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फ्यूचर डिडक्शन कॉस्ट यानी कि हमारी कॉस्ट कोई नहीं ना इस इनकम को जनरेट करने के लिए। दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या कहा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये आपका आपने इन्वेस्टमेंट की थी, जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो हकीकत में क्या है, आपका एसेट है। एग्री करते हैं इस चीज पे, इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका क्या है, एसेट है, ठीक है। हमने कहा जनाब जैसे जैसे वो एसेट आपको मिलता जाएगा इन फ्यूचर, वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, टैक्सेबल होता जाएगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट मिलता जाएगा, जिस साल इंटरेस्ट मिला उस साल वो टैक्सेबल होता जाएगा। मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल इन फ्यूचर, जो इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेंगे वो टैक्सेबल क्या है, फ्यूचर में टैक्सेबल है। हमने कहा जी दैट्स फाइन। इस केस में क्या हुआ करता है, टैक्स बेस किसके बराबर होती है, फ्यूचर डिडक्शंस फॉर टैक्स पर्पस। और कौन सी अमाउंट हम डिडक्ट करवाते हैं टैक्स पर्पसेस के लिए, जितना इनकम को जनरेट करने में हमारा खर्चा हुआ होता है। सर मतलब टैक्स बेस जो है वो डिडक्शन है, वो डिडक्शंस होंगी अगर टैक्स, अगर फ्यूचर बेनिफिट जो है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि जिसमें टैक्सेबल इन फ्यूचर नहीं होंगे, उसमें तो दूसरी कहानी ही हम देखते हैं, ठीक है जी। कौन सी डिडक्शंस है जनाब, हम देखेंगे जो हमारा खर्चा हुआ है। मुझे बताइए कि इस इनकम को दूसरे साल में, तीसरे, चौथे और 5वें साल में इनकम को जनरेट करने के लिए हमारा कौन सा खर्चा हो रहा है, कोई खर्चा नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, हमारी टैक्स बेस भी किसके बराबर है, 0 है, नील है। गॉट इट, समझ आ गई कहानी। अच्छा जी, अब सेकंड नंबर पे देखिए, तो यहाँ पे जनाब हमारी टैक्स बेस किसके बराबर है, फ्यूचर डिडक्शन यानी कि नील है। थर्ड केस देख लीजिए जनाब, कहता जी ट्रेड रिसीवेबल हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100, द रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। देखिए ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है कि एसेट है, इस साल नहीं मिला, अगले साल हमें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, अगले साल हमें के पैसे इसके मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि उनका जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, हम एसेट को चार्ज कर रहे होते हैं इस साल, हम रेवेन्यू को बना रहे होते हैं इस साल, जो ट्रेड रिसीवेबल का जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्या वो फ्यूचर में टैक्सेबल होता है, क्योंकि हमने रेवेन्यू, देखिए ट्रेड रिसीवेबल कहाँ से निकले, रेवेन्यू से निकले ना, हमने रेवेन्यू को तो इसी साल कंसीडर कर लिया, इसी साल हमने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल इन फ्यूचर नहीं होगा। पैसे हमें बेशक बाद में मिलने, लेकिन हमने इसके ऊपर पहले ही टैक्स पे कर चुके हैं। रेवेन्यू के ऊपर देखिए ना, डेटर्स कहाँ से निकलते हैं, आपने कहा जी मेरी क्रेडिट सेल थी, कितने की, 100 रुपए की। अब क्रेडिट सेल का क्या मतलब है कि आपने ये उधार पे सेल किए हुए हैं। अब आप इसका क्रेडिट सेल जब आप करते हैं तो इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलते हैं, डेटर्स मिलते हैं। डेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जिससे हमने बिजनेस करके रिसीवेबल पैसे हमने लेने हैं। तो जब आप क्रेडिट सेल लिखते हैं तो आप रेवेन्यू को क्या इसका पार्ट नहीं बनाते, रेवेन्यू को हम कैश सेल का भी पार्ट, कैश सेल को भी और क्रेडिट सेल दोनों को मिलाकर हम रेवेन्यू का पार्ट बनाते हैं। तो हमने ये जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, बेशक पैसे हमें बाद में मिलेंगे, लेकिन हम इसके ऊपर टैक्स जो है वो पहले दे चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक बेनिफिट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। तो इस केस में टैक्स बेस किसके बराबर होगी, कैरिंग अमाउंट के। तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 100, तो हमारी टैक्स बेस पे कितनी होगी, 100 ही होगी। समझ आई कहानी। अब जरा फोर्थ देखिए, डिविडेंड रिसीवेबल्स फ्रॉम अ सब्सिडरी हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100, द डिविडेंड आर नॉट टैक्सेबल। कहता है जी डिविडेंड कभी भी टैक्सेबल होंगे नहीं। अब डिविडेंड रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट है, अभी मिला नहीं है, रिसीवेबल है, एसेट है, ठीक है। और उसने कहा जनाब ये टैक्सेबल ही नहीं होता, तो इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस केस में हमारी टैक्स बेस किसके बराबर आएगी, कैरिंग वैल्यू के बराबर आएगी। हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज की, तो टैक्स बेस पे कितनी होगी, 100 रुपीज की। समझ आई कहानी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए, अ लोन रिसीवेबल has a carrying amount of 100, the repayment of the loan will have no tax consequences। आपने किसी को कर्जा दिया था और वो कर्जा आपको वापस मिलेगा, लोन रिसीवेबल है, ठीक है। लोन रिसीवेबल का क्या मतलब है, आपने कर्जा दिया और अब आपको कर्जा वापस मिलेगा। कहते हैं जी जब आपको कर्जा वापस मिलेगा तो उसका कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मतलब उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो पैसे कब मिलने हैं आपको, फ्यूचर में।
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या, फ्यूचर में टैक्सेबल होगा। उसने कहा जी टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो इसका मतलब टैक्सेबल नहीं है। तो जब टैक्सेबल नहीं है